नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव नतीजे के बाद यानी लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद, हालांकि भले ही वो 100 की संख्या पर न पहुंची हो, लेकिन एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की कोशिश कर रही है। अब वो छटाई कर रही है कि कौन सा सहयोगी उपयोगी है और कौन सा अनुपयोगी है। उसके आधार पर फैसला होगा और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से होने जा रही है। गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कोलकाता पहुंचे और जो पश्चिम बंगाल सरकार का सेक्रेटेरिएट है नबन्ना, वहां पहुंचे ममता बनर्जी से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 7-8-10 सालों में कभी कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कोलकाता गया हो ममता बनर्जी से मिलने के लिए। ये तो हुआ है कि ममता बनर्जी दिल्ली आई, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिली, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मिली, सोनिया गांधी से भी मिली और दूसरे नेताओं से मिली, लेकिन कोई बड़ा वरिष्ठ नेता कोलकाता गया हो ममता बनर्जी से मिलने, ये शायद पहली बार, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, पहली बार हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? जिस ममता बनर्जी ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ एक तरह का, कम से कम पश्चिम बंगाल में तो खुले तौर पर स्टैंड लिया कि कांग्रेस और सीपीएम को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। और यहाँ तक उन्होंने चुनाव के बीच में कहा कि ये सरकार अगर इंडी अलायंस की बनेगी तो वो बाहर से समर्थन देंगी, वो ऐसी किसी सरकार में शामिल नहीं होंगी जिसमें सीपीएम और पश्चिम बंगाल की कांग्रेस शामिल है। तो बदला क्या है? कई चीज़ें बदल गई हैं। एक, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े विरोधी कांग्रेस में चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने का मतलब ये हुआ, अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की लोकसभा सीटें 2 से 1 रह गई। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2021 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन सीटें उसकी आधी रह गई। 2 ही थी, 1 रह गई तो आधी ही कही जाएगी। आधी सुनने में बड़ा लगता है और 2 से 1 सुनने में शायद उतना बड़ा नहीं लगता हो, लेकिन बात कर रहे हैं चिदम्बरम और ममता बनर्जी की मीटिंग की। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कोई खास बात निकलकर बातचीत क्या हुई आई नहीं है, लेकिन ये जो कांग्रेस के सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं और टीएमसी के सूत्रों से, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के साथ यानी पूरे विपक्ष के साथ और ख़ास तौर से कांग्रेस के साथ खड़ी हो, सरकार को घेरने में तृणमूल कांग्रेस मदद करे। कांग्रेस को शक है कि ममता बनर्जी अपने स्टेट के हित के लिए जो विपक्षी गठबंधन है उससे समय समय पर दूरी बना सकती हैं, और वो चूंकि एनडीए में शामिल रह चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी। ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी कि जब वो विधानसभा चुनाव में जाएं तब उनको केंद्र से जो उनको सहायता की उम्मीद है, जो मदद की उम्मीद है या अतिरिक्त मदद की उम्मीद है, वो न मिले। अपना खजाना खाली लेकर जो है विधानसभा चुनाव में 2026 में जो होना है नहीं जाना चाहेंगी। इसके लिए उनको नरेंद्र मोदी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी इसके लिए तैयार हैं? लेकिन मैं इस सवाल के अलावा असली सवाल पूछ रहा हूं, जो इस मुलाकात का मकसद हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि इंडियन अलायंस में जो है उनके नाम पर सहमति नहीं थी और कांग्रेस जो है इस नाम पर अलायंस को तोड़ना नहीं चाहती थी। जब केवल यूपीए था 2019 में, तब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। अब इंडी अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व की स्वीकार्यता कांग्रेस का, मुझे लगता है, ये सबसे बड़ा एजेंडा है, और उसमें सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो है ममता बनर्जी। एक छोटा सा किस्सा आपको याद दिला दूं, हो सकता है पहले भी बताया हो। 2014 से 2019 के बीच में जो पहली सरकार थी नरेंद्र मोदी की, उसमें सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से ममता बनर्जी ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि तुम लोग हमको क्यों परेशान करता है, तुमको क्या लगता है हम राहुल गांधी को कभी अपना नेता मानेगा? इस वाक्य पर ध्यान दीजिए।
ममता बनर्जी राहुल गांधी को कभी अपना नेता नहीं मानेंगी, ये आश्वस्त कर रही थी मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को। और उसके बाद का उनका अगर आप आचरण देखें, राजनीतिक आचरण की बात कर रहा हूं, तो आपको बार बार नजर आएगा कि किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को स्नप किया है। 2018 में जब त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब उन्होंने अपनी पहल पर राहुल गांधी को फ़ोन किया और कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए। और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने उनके फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया। तो राहुल गांधी को लेकर उनके सोनिया गांधी से बड़े अच्छे संबंध हैं, शायद अब भी होंगे, लेकिन राहुल गांधी को वो बिल्कुल नापसंद करती हैं। अब सवाल दूसरा ये है कि राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं उनमें कम से कम चिदम्बरम का नाम तो नहीं आता। तो पी चिदम्बरम को क्यों भेजा गया कोलकाता ममता बनर्जी से बात करने के लिए? राहुल गांधी की जो कोटरी है, उनके जो करीबी लोग हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं भेजा गया? तो ये भी सार्वजनिक जानकारी है, मतलब कोई मैं सीक्रेट आउट नहीं कर रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि पी चिदम्बरम और राहुल गांधी में उस तरह की इक्वेशन नहीं है जैसे जयराम रमेश या के.सी. वेणुगोपाल या दूसरे नेताओं से है। पी चिदम्बरम कई मामलों पर राहुल गांधी की राय से सहमत नहीं होते हैं। वो कभी बोल देते हैं, कभी चुप रह जाते हैं, लेकिन पार्टी में लोग जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जैसे 2019 के चुनाव में जो राफेल का मुद्दा उठा रहे थे राहुल गांधी, चिदम्बरम उससे सहमत नहीं थे। जब उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, उससे भी सहमत नहीं थे और उनका मानना था कि इससे नुकसान होगा पार्टी को, और हुआ भी। तो चिदम्बरम को भेजने का मतलब है कि पर्दे से पीछे ये सारी योजना बनाने में सोनिया गांधी की भूमिका है। राहुल गांधी को पीछे रखा गया है। सोनिया गांधी भी नहीं चाहेंगी और कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी को ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से स्नब कर दे, यानी उनके इस तरह के किसी ऑफर को ठुकरा दे। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा एजेंडा है राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कराना। स्वीकार कराना कहाँ? पार्टी में तो है ही, पार्टी से बाहर जो गठबंधन के साथी दल हैं उनमें से ज़्यादातर के लिए ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रीय दल ही हैं। कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं, एक राज्य से बाहर उनका कोई असर नहीं है, और जो क्षेत्रीय दल उनके साथ हैं उनमें से ज़्यादातर की स्थिति ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी का कुछ जनाधार नहीं है, उनका वर्चस्व है उन क्षेत्रीय दलों का। इसमें सिर्फ खतरा अगर किसी के लिए है तो ममता बनर्जी के लिए नहीं है, वो अखिलेश यादव के लिए है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बढ़ना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और जिस तरह से कल संसद के पहले सत्र में, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में पार्टियों की जो बैठक हुई, उसमें अखिलेश यादव देर से पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको टोक दिया कि आप देर से आए। अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि हाँ, देर हो गई। तो कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक अब जो है उत्तर प्रदेश में सेकंड फिडल जो है वो नहीं बने रहना चाहेगी, वो अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहेगी। उसने सफलता का स्वाद चख लिया है, उसकी 6 लोकसभा सीटें आई हैं। 2009 में आई थी 21-22। उसके अलावा 1984 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार लोकसभा विधानसभा दोनों में नीचे ही जाती रही। तो पी चिदम्बरम का ममता बनर्जी से मिलना ये नए अलाइनमेंट का तो संकेत है ही। और कांग्रेस पार्टी जिस बात की ओर इशारा करती रहती है कि हमने भले ही अभी दावा न किया हो सरकार बनाने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य में भी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के मन में कहीं एक उम्मीद की किरण अब भी बाकी है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें देर सबेर फूट होगी, उसमें से कुछ पार्टियां निकल सकती हैं, तब कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार बनाने का मौका आएगा। उस समय कांग्रेस चूकना नहीं चाहेगी और उस समय राहुल गांधी भी चूकना नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा मौका, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा मौका आएगा, लेकिन मान लीजिए कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा मौका आता है,
तो राहुल गांधी के लिए वो एक तरह से आखिरी मौका होगा जब वो कोई जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। अभी तो उससे पहले सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाएगी, प्रतिपक्ष का नेता बनाएगी, और क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे। मुझे आशंका है कि चिदंबरम की ये यात्रा इसलिए भी थी, ममता बनर्जी की सहमति लेना, क्योंकि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं और ममता बनर्जी इंडी अलायंस से दूरी बना लेती हैं तो ये कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है। तो इसलिए वो ऐसा कोई फैसला लेने से पहले, इसीलिए देखिए अभी तक जो है अब सदस्यों की शपथ का सिलसिला शुरू हो गया है। कल पहले बैच में लिए, आज दूसरे बैच सदस्य शपथ लेंगे और 26 तारीख को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। और उसके बाद जो सत्र होगा वो बजट सत्र होगा। जाहिर है कम से कम उस समय तक तो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि उनका प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल है और पूरे जो इंडी गठबंधन है उसके लिए भी बड़ा सवाल है। अगर लोकसभा में संख्या की दृष्टि से देखें तो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है और चौथे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी है। तो ममता बनर्जी की इस लोकसभा में भूमिका बड़ी और महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिस तरह से वो अलग अलग मुद्दों पर स्टैंड लेती हैं उसको देखते हुए अगर सरकार के खिलाफ वो अभियान में शामिल होती हैं तो उस अभियान में ज़्यादा ऊर्जा आपको नज़र आएगी। इसलिए अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि भाई एक समय तो हम भी कांग्रेस में ही थे और हम सब लोग मिलकर सीपीएम से लड़ रहे थे, लेकिन जब ममता बनर्जी को लगा कि कांग्रेस पार्टी ठीक से लड़ नहीं रही है तो उन्होंने पार्टी से निकलकर अपनी अलग पार्टी बनाई और हम सीपीएम से लड़े। और उसी सीपीएम के साथ कांग्रेस कई सालों से समझौता कर चुकी है। तो ये दोनों बातें साथ कैसे चलेंगी। और सीपीएम किसी भी हालत में ममता बनर्जी टीएमसी के प्रति नरमी अपनाने को तैयार नहीं है। तो ये तो लगभग अभी कम से कम जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तय लग रहा है कि जहाँ सीपीएम होगी वहाँ तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी, जहाँ तृणमूल कांग्रेस होगी वहाँ सीपीएम नहीं होगी। वो औपचारिक रूप से मतलब एक टेक्निकल तौर पर इंडी गठबंधन में दोनों हैं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी के होने का मतलब है कि अगर पश्चिम बंगाल में ये अलायंस है तो वो गठबंधन में हैं, वरना उनके होने का केवल एक तकनीकी आधार है। ममता बनर्जी सीपीएम से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सीपीएम का साथ छोड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केरल में सीपीएम से ही लड़ रही है और सीपीएम का केरल और पश्चिम बंगाल के अलावा, पश्चिम बंगाल में हालांकि कुछ बचा नहीं है, जो थोड़ा बहुत कुछ परसेंट वोट बच गया है वही बचा है। उनका विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, लोकसभा में एक भी सदस्य पश्चिम बंगाल से सीपीएम का नहीं है। तो इसलिए उनकी जो चुनावी हैसियत है, इलेक्टोरल जो उनकी ताकत है, वो पश्चिम बंगाल में ज़ीरो हो चुकी है। कोई पार्लियामेंट्री ताकत बची नहीं है उनकी। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस को सीपीएम से समझौता करके फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। फिरहाद हकीम है, एक टीएमसी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस को टीएमसी का साथ चाहिए तो सीपीएम का साथ छोड़े और बिना शर्त ममता बनर्जी के साथ आए। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने, अब पता नहीं उन्होंने ममता बनर्जी से पूछकर ये कहा या अपने मन से कहा, अगर मन से भी कहा होगा तो ममता बनर्जी के मन को समझते होंगे तभी ये बात कही होगी। और ये बात उन्होंने चिदंबरम के दौरे और ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कही है। इसलिए टीएमसी ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। अब रुख साफ करना है कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं उनका कहना है कि ठीक है, इस चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत थोड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन लॉन्ग रन में सीपीएम के साथ होने का हमको नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने, मतदाता ने सीपीएम के नेतृत्व में जो फ्रंट था, लेफ्ट फ्रंट था, उसके 34 साल के कुशासन को भूली नहीं है और उसको भुलाने को तैयार नहीं है।
सवाल यह है कि हम सीपीएम के उस बैगेज को अपने साथ लेकर क्यों चले, ये पश्चिम बंगाल के नेताओं का कहना है। इसीलिए आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी का, पश्चिम बंगाल के बारे में दोनों की राय अलग अलग रहती है। क्या अब दोनों की राय एक हो जाएगी? क्या कांग्रेस सीपीएम का साथ छोड़ देगी? शर्त मुझे लगता है कि कांग्रेस ये रखना चाहेगी ममता बनर्जी के सामने, हालांकि शर्त रखने की हैसियत में वो है नहीं, वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर ले। अब ये बहुत बड़ा, ममता बनर्जी की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा मोड़ होगा अगर वो ऐसा करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती हैं। अब उनका क्या कैलकुलेशन होगा, किस कैलकुलेशन के आधार पर ये फैसला लेंगी, और ये आप बात मानकर चलिए कि ममता बनर्जी एक चैनल बीजेपी से खोल कर रखेंगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो समझती हैं कि उनके राज्य के हित के लिए क्या ज़रूरी है और उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसलिए ममता बनर्जी की ओर से तो बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट है। दुविधा कांग्रेस की ओर से है। क्या कांग्रेस इस दुविधा से निकल पाएगी? क्या कांग्रेस राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कराने के लिए सीपीएम को बलि का बकरा बनाएगी? ये सवाल है जिनका आने वाले कुछ दिनों में, और मुझे लगता है कि शायद संसद के बजट सत्र तक इसका जवाब मिल जाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।